हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 7 की बुक मल्हार को स्टार्ट करने के लिए। तो मल्हार बुक हमारी जो है, जिसका हम ओवरव्यू आपको दे चुके हैं कि इस बुक में हमारे पास 10 अध्याय दिए गए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मल्हार बुक का है माँ कह एक कहानी और ये है हमारा अध्याय 1 और ये एक कविता है। तो इस पूरे वीडियो में आज हम देखने क्या वाले हैं, भाई चैप्टर तो समझेंगे, कविता है तो लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी चैप्टर पढ़िए कवि और लेखक का के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये एक कविता है, इसलिए इसे एक कवि ने लिखा है, यानी कि जो भी जिसने भी लिखा वो कौन कहलाएगा? कवि कहलाएगा। और इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय। कौन है वो, क्या हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं क्या हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है कवि परिचय। अब देखिए बाय फेस भी आपको जानना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखोगे मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि देखिए जी कभी जो है जी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें आपके पास पिक्चर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए कभी भी पढ़िए, उनको बाय फेस जानिए कि ये कौन है। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं या कहीं क्वेश्चन आता है तो इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। अब जैसे एक एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु से कविता लिखना शुरू किया था। कब शुरू किया था? जब वो सिर्फ 15-16 ईयर्स के थे तब। पहले वे ब्रजभाषा में लिखते थे, फिर हिंदी में। उनकी कविताएं सरल और भावपूर्ण होती थी। तो यह एक ध्यान रखिएगा, पहले ब्रजभाषा में लिखते थे, फिर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। अब सरल और भाव मतलब जिसको अभी आप कविता पढ़ोगे ना, बहुत ईजी है और उसमें जो भाव है यानी कि फीलिंग्स निकल के आ रही हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं वो हम तक कम्युनिकेट हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती और यशोधरा। ये इनकी प्रमुख, मतलब ऐसे तो लिखा उन्होंने बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ जो हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इसलिए उनका है। उनकी कविताओं में भारत की संस्कृति, इतिहास और धर्म की झलक मिलती है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्या? कविता। हमने कवि देख लिया। कविता थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे स्ट्रैंजा में आपको कर दिया। करीबन 18 यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ प्रसंग, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रैंजा को 18 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इसमें लाइन वाइज बताऊंगी और नीचे इसकी व्याख्या भी रहेगी। देखिए क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर एक माँ और बच्चे के बीच में बात चल रही है। बच्चा माँ से कहता है कहानी सुनाओ, माँ कहानी सुनाती है। जो कहानी सुनाती है वो उसके पिता से संबंधित होती है, और पिता कौन है? सिद्धार्थ, जिन्हें जो आगे चल के कौन बने थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो उन्होंने परित्याग, जब उन्होंने अपना घर परित्याग किया था तो उनकी पत्नी थी यशोधरा और उनका एक पुत्र था राहुल। ठीक है, तो उन्हीं के बीच ये कन्वर्सेशन चल रहा है कविता के माध्यम से। क्या दिया है? माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब वो बच्चा अपनी माँ के पास आता है और कहता है माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि भाई अक्सर को होता है कि भाई नानी या दादी ही कहानी सुनाती हैं। तो माँ कहती है क्या तुमने मुझे नानी समझ लिया है जो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे सरल हिंदी में आएगा, मैं लाइन वाइज बताती चलूंगी और इधर नीचे व्याख्या आएगी। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है। जैसे मैंने बताया कि छोटा बच्चा कौन है? राहुल है। माँ हंसते हुए पूछती है कि क्या वह उसे अपनी नानी समझने लगा है। यह बात माँ बेटे के प्यार को दिखाती है कि भाई देखो माँ भी तो कहानी सुनाती है, लेकिन तब भी वो कह रही है नानी समझ लिया है, यानी कि उसको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चे के साथ खेल किया जाए। भाई तुम नानी से सुनो जाके, मेरे से क्यों सुनते हो? तो वो प्यार को दिखाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा प्रसंग हमारे पास में आ रहा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी।
अब क्या है, कहती है मुझसे या चेटी, यानी कि वो बच्चा राहुल जो है वो अपने माँ से कह रहा है कि चेटी, चेटी का मतलब क्या होता है, दासी, कि दासी मुझसे कहती है, क्या कहती है, तू मेरे नानी की बेटी, यानी कि दासी मुझसे कहती है कि तुम जो हो वो मेरी नानी की बेटी हो। जाहिर सी बात है, नानी की बेटी तो हमारी माँ ही होती है ना। तो वे कह रहा है कि भाई तुमने मुझे नानी समझ लिया जो तुम्हें कहानी सुनाऊं, तो मुझसे दासी ने तो कहा कि तुम तो मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, अब वो कहता है कि नहीं, अब तो मेरी नानी की बेटी हो, तुम्हें तो कहानी सुनानी पड़ेगी, तुम लेटी हो तो लेटे ही लेटे सुनाओ। ठीक है, लेटे ही लेटे, माँ कह लेटी ही लेटी, यानी कि लेटे ही लेटे, तुम लेटी हो, लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, अब कहानी अक्सर क्या होती थी भाई, एक था राजा एक थी रानी, है ना। तो वही उन्होंने कहा तुम कहानी सुनाना शुरू करो कि भाई राजा है या रानी। माँ कहे एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो देखिए व्याख्या क्या है, राहुल बताता है कि दासी, यानी कि चेटी, मैंने बताया था ना चेटी का मतलब क्या होता है, दासी। उन लोग के भाई आप लोग पता है राजा वाजा के यहाँ तो भाई दासियाँ नौकर रहते थे बहुत सारे, तो उनका पालन पोषण भी करते थे, उनसे बातें भी होती थी। तो वो दासी जो है उसने ये चीज़ बताई कि माँ नानी की बेटी है। राहुल लेटे लेटे बार बार माँ से जिद करता है कि कहानी सुनाओ जिसमें राजा या रानी की बात हो, तुम मुझे कहानी सुनाओ, मुझे तो कहानी सुननी ही सुननी है जिसमें राजा या रानी हो। अब आ जाते हैं तीसरा प्रसंग। देखिए प्रसंग बाई यहाँ पे स्ट्रैंजा बाई स्ट्रैंजा हम चलेंगे, बहुत लंबी आपके बुक में कहानी है ना, उस तरीके से। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे मेरे तेरे, जहां सुरभि मन मानी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तू हटी है मानधन मेरे, अब माँ बोल रही है, मानधन किसको बोल रही है, अपने बेटे को प्यार से, कि तुम बहुत ही हटी हो, यानी कि जिद्दी हो, तुमने कहा है कहानी सुनना है तो तुमको कहानी सुनना है, यानी कि तुम बहुत हटी हो। सुन, अब उन्होंने सुनाना शुरू किया कहानी, माँ ने कहानी सुनाना शुरू किया। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचा, जिसे आप लोग बोलते हो गार्डन, ठीक है ना। मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं, गार्डन में जाते हैं ना आप लोग, उसे राजा लोग भी कहाँ जाते थे, बगीचे में जाते थे। क्या बोले, उपवन में बड़े सवेरे, यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग बगीचे में, तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी कि तात मतलब कौन हो गए, राहुल के पिता। अब यहाँ पे फिर से आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ, जो कहानी सुन रहे हैं वो हैं राहुल, जो सुना रही हैं वो हैं उनकी माता यशोधरा, और किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, राहुल के पिता यानी कि सिद्धार्थ की। ठीक है, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, यानी कि चारों तरफ जो है वो फूलों की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी बिखरी हुई थी। माँ अपने बेटे को समझाती है कि वह बहुत जिद्दी है। फिर वह उपवन बगीचे का वर्णन करती है जहां उसके पिता तात सुबह सवेरे सैर करने के लिए जाते थे। उस उपवन में फूलों की सुगंध बिखरी रहती थी, बहुत ज़्यादा खुशबू जो है वो रहती थी। अब आ जाते हैं चौथा प्रसंग, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब वो बोलते हैं कि भाई उसमें बहुत अच्छी फूलों की खुशबू थी। अब इतना सुनते ही अब राहुल बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। क्यों कहता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, इसलिए वो कहता है कि हाँ माँ यही कहानी। राहुल खुश होकर कहता है माँ वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे में अच्छी खुशबू थी। अब वो जो बगीचे की खुशबू का माध्यम कनेक्शन किससे है, पिताजी से है, तो वो पिताजी की कहानी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अब पांचवा प्रसंग है, वण के फूल खिले थे। ठीक है, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब वो बगीचे की सुंदरता के बारे में बता रही कि वहां क्या था। वण के फूल खिले थे, यानी कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे उस बगीचे में। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, अब जैसे अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, ओस पड़ती है, तो उस ओस की बूंदें जो हैं उन फूलों पर बैठ जाती हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि बिंदु, हिम बिंदु का मतलब क्या होता है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ,
बिंदु। अब वो ठंड से जो क्या होता है वो हल्के से जम जाते हैं, वो पानी की बूंदें जो रहती, जब बहुत बहुत होता है ना, आप कई जगह देखते हो जहाँ पर बहुत ठंडा होता है वहाँ पर वो हिमबिंदु जम जाते हैं। हल्के झोंके हिले मिले थे, यानी कि धीरे धीरे हवा चल रही थी जिससे वो हिल रहे थे। कौन? फूल हिल रहे थे। लहराता था पानी। अब उस हवा चलने से क्या हो रहा था, जो पानी है, अब उपवन में कहीं ना कहीं भाई छोटा सा पोखर होगा या तालाब होगा, तो उसमें भी पानी हिलता रहता था। माँ बताती है बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, ओस की बूंदें चमक रही थी और हल्की हवा बह रही थी। जैसा कि मैंने बताया ना, हिमबिंदु झिले मतलब ओस की बूंदें उन फूलों पर पड़ी हुई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पास में पानी की लहरें भी थी। यह बगीचे की सुंदरता को दिखाता है। अब उस बगीचे में जो छोटा सा पोखर था उसमें भी पानी बह रहा था। अब वो पानी लहराता है ये बता रहा है, लेकिन किस में लहरा रहा है ये चीज नहीं बता रहा है। ठीक है, छठा प्रसंग है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब फिर से राहुल कहे, अब बहुत एक्साइटेड हो चुका है, बगीचा बहुत सुंदर है, माँ अभी तक जितना बता रही है बच्चे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ मुझे आगे की कहानी सुननी है। और माँ वो कहता है कि हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। राहुल प्रसन्न होकर कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाते रहो जिसमें पानी लहराता है, ये कहानी आप मुझे सुनाओ। सातवां प्रसंग पे आ जाते हैं। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी सैड हो रही है। ठीक है, क्या है, अब उपवन की सुंदरता उन्होंने बता दी। अब उपवन में जब फूल हैं, सब कुछ है, तो सुंदरता है, तो उसी के साथ में क्या है भाई, वहाँ पर पक्षी भी आएंगे। आ गए पक्षी। गाते थे खग, खग मतलब क्या हो गया, पक्षी। पक्षी क्या है, गा रहे हैं कलकल स्वर में। अब उनका कलकल, भाई अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं, तो वो वही वहाँ पर मिक्स करके उन्होंने बता दिया कि सब अपनी अपनी आवाज़ों में वहाँ गाना गा रहे थे, जो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था। सहसा एक हंस ऊपर से। अब पिताजी टहल रहे हैं, सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, पक्षियों के मधुर गीत सुन रहे हैं, लेकिन अचानक एक हंस ऊपर से आकर नीचे गिरा। मान लो जैसे हम ये सैर कर रहे हैं, ऐसी तात सैर कर रहे थे और ऊपर से आके एक हंस नीचे गिरा। गिरा बिद्ध होकर खरशर से। गिरा खर से यानी कि बिद्ध होकर, यानी कि घायल होकर वो गिरा। हुई पक्ष की हानि, उसके पंखों पर चोट लगी थी। पक्ष मतलब क्या हो गया, पर। उस पर उसको चोट लगी थी। माँ बताती है कि वहाँ पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे गिरा। तो ऊपर से जो गिरा वो क्या था, वो घायल था, उसे तीर से चोट लगी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर खरशर यानी कि उसको किस चीज़ से चोट लगी थी, यहाँ पर सर का मतलब होता है तीर, तीर से उसे चोट लगी थी। और पक्ष की हानि मतलब उसके पंखों पर जो है चोट थी। ठीक है, कहाँ पर थी, पंखों पर चोट थी। आठवां प्रसंग है, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। अब जैसे मैंने बताया ना, कहानी अब थोड़ी सी सैड हो रही है। अब सैड में क्या उन्होंने बताया कि भाई उसका पंख जो है उसको चोट लगी। अभी तक राहुल जो एक्साइटेड था, अब वो एक पक्षी के घायल होने से थोड़ा सा क्या हो गया, सैड हो गया। अभी तक तो बहुत खुश था, लेकिन अब थोड़ा सा दुखी हो गया था। राहुल दुखी होके कहता है, हंस को चोट लग गई, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। मैंने कहा ना, अब वो दुखी हो गया। अभी तक तो वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन अब वो दुखी हो गया। अब नौवां प्रसंग क्या दिया गया है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आँख हेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। अब क्या हुआ अब पिताजी के सामने तो हंस गिरा। अब जैसे हम लोग चल रहे हैं, एकदम से कुछ गिरेगा तो हम लोग चौंक जाएंगे ना, तो तात भी एकदम से चौंक गए। देखा भाई घायल है तो उसे उठा लिया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंक गए थे लेकिन तब भी चूंकि घायल था तो तात ने उसे उठा लिया, यानी कि तुम्हारे पिताजी ने उसे उठा लिया।
नया जन्म सा उसने पाया। अब उसको जब उठाया तो उनको लगा कि नहीं भाई कोई तो है मेरी देखभाल करने वाला, तो उसे थोड़ा सा हंस को सुकून सा मिला, उसको एक अपनेपन का एहसास हुआ। इतने में आखेटक आया। आखेटक मतलब शिकारी, जिसने तीर जलाकर उस हंस को घायल किया था, वो आ गया। लक्ष्य सिद्ध की मानी, यानी कि ये तो मेरा शिकार है, ये मुझे वापस कर दो, कि हाँ इसे मैंने मारा है, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे वापस कर दो। माँ बताती है कि उसके पिता ने तुरंत घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। भाई ऐसे कोई छोड़ देता तो मर ही जाएगा, लेकिन पिताजी ने उठा ली तो उसकी जान बच गई। तभी वह शिकारी आया जिसने हंस को मारने का दावा किया कि भाई ये तो मेरा शिकार है, मैंने इसे मारा है, इसे तुम दे दो। 10वां प्रसंग क्या है? लक्ष्य सिद्ध का मानी कोमल कठिन कहानी। अब उसमें कोमलता भी है। लक्ष्य सिद्धि यानी कि आखेटक ने तो बोला कि भाई ये मेरा लक्ष्य है, इसको मैंने मारा है, इसे तुम वापस कर दो। लेकिन उसने साथ में ये भी, अब राहुल क्या कह रहे हैं कि भाई ये कोमलता भरी भी है और कठिन कहानी भी है, कि भाई एक तरफ जान बचाने वाला व्यक्ति है जिसने नया जन्म दिया है, दूसरा बोल रहा है वो मेरा शिकार है, मैंने मारा है, मुझे दे दो। एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है। तो ये चीज़ राहुल कह रहा है। क्या कहता है? राहुल कहता है ये कहानी तो कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविकता का मेल है। हमने तो नहीं सोचा था कि भाई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। 11वां प्रसंग है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात मगर थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। अब आखेटक क्या था, यानी कि जो शिकारी था वो तो कह रहा था भाई ये मेरा लक्ष्य है, मुझको वापस कर दो। तो उसने क्या बोला? मांगा उसने आहत पक्षी। उस आखेटक यानी शिकारी ने कहा ये तो मेरा पक्षी है, चूंकि मैंने इसे मारा है, ये तुम मुझे वापस दे दो। तेरे तात मगर थे रक्षी। तात ने बोला नहीं, मैं तो रक्षा करने वाला हूं, मैं तो नहीं दूंगा। तब उसने जो था खग भक्षी, यानी कि तब उसने, यानी कि जो खग भक्षी मतलब खग यानी कि पक्षी को मारने वाला। कौन था वो? शिकारी। तब उस खग भक्षी ने हट करने की ठानी। उसने कहा नहीं, ये तो मेरा शिकार है, मैं तो लूंगा। उसने तो ये चीज की जिद ठान ली कि भाई तात बोल रहे हैं कि मैंने इसकी रक्षा करी है, मैं तुम्हें इसको नहीं दूंगा कि तुम इसको फिर मार दोगे। लेकिन वो शिकारी क्या कह रहा था कि नहीं, अब तो ये मेरा शिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये चीज उसने हट कर रखी थी। शिकारी घायल हंस को मांगता है, लेकिन राहुल के पिता उसकी रक्षा करने को तैयार रहते हैं कि भाई मैं तो उसी को लूंगा। शिकारी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मेरे को तो मेरा शिकार वापस चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। ठीक है, अब क्या है, शिकारी हटी है, मुझे तो दो। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। राहुल उत्साहित हो कहता है कि अब कहानी और रोचक होती जा रही है। भाई अभी तक तो उपवन था, सारी चीज़ें थी, पक्षी हुआ, पिताजी ने बचाया, आखेटक आया, तो आखेटक बोल रहा है अब मुझे चाहिए, और पिताजी देने को तैयार नहीं। तो अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। 13वां प्रसंग है, हुआ विवाद सदैव निंद्रिय में, उभय आग्राही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब यहाँ पर क्या भाई, सभी में सबसे पहले तो जो सहृदय कौन थे? तात। और निंद्रिय कौन था? वो आखेटक। इन दोनों में बहस हो गई। हुआ विवाद दोनों में विवाद होने लगा। वो बोले कि मुझे दे दो, दूसरा बोले मैं नहीं दूंगा। उभय आग्राही थे स्व विषय में, यानी कि सभी लोग वहां पर जो थे, जितने इस विषय में सभी लोग वहां पर धीरे धीरे मौजूद हो रहे कि भाई ठीक है, आप बोलो क्या करना है। अब झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब हुआ गई बात न्यायालय में। अब कहाँ पहुंच गई? न्यायालय में। झगड़ा बढ़ता है, हम लोग के यहाँ भी कोर्ट्स होते हैं ना, कोर्ट होते हैं, तो उसी तरीके से उस समय भी न्यायालय था, वहां पर ये बात पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, अब वहां पर सारी बात ये सुनाई गई। माँ बताती है दयालु पिता और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे कि नहीं, मैं रक्षक हूं, मैं नहीं दूंगा। वो बोले मेरा शिकार है, दे दो। और अंत में मामला न्यायालय जा पहुंचा। सब अपने अपने पक्ष पे अड़े हैं,
विवाद चल रहा है और कहाँ बात पहुंच गई, न्यायालय में। 14वां प्रसंग है, सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। अभी तक तो पिता और शिकारी के बीच में कहानी थी, ठीक है, वाद विवाद चल रहा था, अब तो न्यायालय में पहुंच गई, यानी कि अब ये कहानी व्यापक हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे बात औरों को भी पता चल रही। राहुल कहता है अब तो पूरी सभा ने इस विवाद को जान लिया, कहानी अब बड़ी हो गई है, यानी कि अभी तक तो तात और शिकारी के बीच में थी बात, अब कहाँ पहुंच रही है, अब पहुंच गई इतने सारे न्यायालय में। तो भाई एक आध लोग तो नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जनरल पब्लिक भी पहुंच जाती है, सब उसके बारे में जान गए। 15वां प्रसंग है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। अब माँ कहानी तो सुना रही है, लेकिन उस कहानी में क्या हुआ ये बात माँ नहीं बता रही है, माँ ने ये बात नहीं बताई। अब वो राहुल से क्या कह रही हैं, क्या कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका। बात न्यायालय में पहुंची, क्या हुआ ये माँ ने नहीं बताया। अब माँ राहुल से कहती है कि तुम निर्णय करो, अगर ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आती और तुम उस न्यायालय में बैठे होते, न्यायाधीश के पद पर, यानी कि जज की पोस्ट पे, तो तुम क्या निर्णय करते? न्याय पक्ष लेते किसका, तुम किसका पक्ष लेते, जिसने जान बचाई या जो जान ले रहा है, तुम किसका पक्ष लोगे, यानी कि पिताजी का जो जान बचाने वाले हैं, या जो आखेटक जिसने तीर मार के उस पक्षी को घायल किया। कह दे निर्भय, यानी कि डरो नहीं, कह दो जय हो किसकी, यानी कि किसको वो पक्षी मिले, कौन जीतेगा न्यायालय में। सुन लूं तेरी बानी, माँ कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे मुंह से इस दुविधा का निर्णय सुनना चाहती हूँ। देखो माँ भी बहुत समझदार थी, उन्होंने एक सिचुएशन ला के बच्चे के सामने रखी कि बच्चा खुद निर्णय करे अपनी समझ से कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम सभी के सामने जनरली ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि हम फंस जाते हैं कि किस में हमें क्या निर्णय करना चाहिए। माँ राहुल से कहती है वह बिना डरे फैसला करे कि सही कौन है, हंस को मारने वाला शिकारी या उसे बचाने वाला। माँ उसका जवाब सुनना चाहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में क्या निर्णय दोगे। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब एकदम से राहुल तो कहानी सुनने बैठा था, अब माँ ने ही उसे इस दुविधा में लाके छोड़ दिया, तो अब बेचारा वो भी जो है वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँ। तो बोलता है माँ मेरी बानी है ना, बोलता है माँ मेरी क्या बानी, मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। वो तो ये कहता है मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। राहुल कहता है कि वह अभी कहानी सुन रहा था, उसे निर्णय करना कठिन लग रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं ना हम लोग कहानी क्यों सुनते हैं, एंटरटेनमेंट बेसिस से, कि भाई हमारा थोड़ा सा कुछ मनोरंजन हो जाए। राहुल भी इसी उससे सुन रहा था, उसे क्या पता था कि उसे कहानी में ही कोई एक अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई तुम्हें निर्णय करना है ये चीज। 17वां प्रसंग है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब आगे माँ कहती है कि भाई कोई निरपराध को मारे, यानी कि जिसका अपराध नहीं है उसको मारना तो गलत है। अब वो बेचारा हंस तो निरपराध था, उसने किसी के साथ अपराध नहीं किया था, वो तो उड़ रहा था बेचारा, उसको जो कोई मारे तो क्यों अन्न उसे ना उबारे। अगर वो निरपराध था, उसे किसी ने मारा था, अगर उसे कोई बचा रहा है तो इसमें गलत क्या है, कोई चीज गलत नहीं है। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि जो रक्षक है वही सही है। हम यानी कि रक्षा करना वाला हमेशा सही होता है, भक्षक यानी कि मारने वाले से। न्याय दया का दानी, न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए। न्याय जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, दया के साथ। तो राहुल सोच समझ के उत्तर देता है, क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करना चाहिए, न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने, आप लोग की सिचुएशन में भाई सड़क पर आप सभी बच्चे जा रहे हो और आपका दोस्त भी साथ में है, या कोई अनजान व्यक्ति, वो बेचारा जा ही रहा था, उसको कुछ बड़े बच्चे आके डांटने लगे, मारने लगे, तो आप जाके उसको बचाओगे ना, क्योंकि वो तो बेचारा निर्दोष है, वो तो अपने काम से जा रहा था, उसे क्यों जबरदस्ती मार रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर
कि हंस तो अपना उड़ रहा था, उस आखेटक ने उसको मारा था, तो उसमें हंस का तो कोई दोष था ही नहीं। तो पिताजी ने अगर उसको बचाया है तो सही किया है, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, जय उन्हीं की होनी चाहिए। अब 18वां और लास्ट प्रसंग है क्या, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। राहुल अंत में क्या फैसला करता है कि न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए, इसलिए इसमें विजय पिताजी की होनी चाहिए। वो पक्षी पिताजी के पास रहना चाहिए, आखेटक के पास नहीं जाना चाहिए। तूने गुनी कहानी, तूने यानी कि माँ के लिए बोल रहे हैं कि माँ ने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मैथिली शरण गुप्त, ये कहानी किसने लिखी है, कविता मैथिली शरण गुप्त ने। माँ खुश होकर कहती है कि राहुल ने सही समझा और उसने इस करुणामय कहानी का गूढ़ अर्थ जान लिया, यानी कि जो उसने कहा वो बिल्कुल सही था, उसका क्या सही अर्थ होना चाहिए वो उसने बिल्कुल सही बताया है। तो ये थी हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसे हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से राहुल को उसकी माँ यशोधरा कहानी सुना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को अंत करूँ उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि इसके आगे अभी हमारे पास में हमारे NCERT के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी, यानी कि इस बुक में आपके पास इस कविता के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं जो आपको करनी है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, उन्हीं NCERT सॉल्यूशन, उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस आपको कराएंगे, हर एक चीज़ को समझाकर बढ़िया डिटेल में हम समझेंगे। अब ये वीडियो आपको मिलेगा कहाँ भाई, यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहाँ पर आपको सिर्फ CBSE बोर्ड ही नहीं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और इसके अलावा कुछ कोर्सेज, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी बोर्ड में हो, किस तरह के भी वीडियोज़ देखने हो, आपके लिए 100% फ्री है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको e-नोट्स, e-बुक्स, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। अब ये सारी कहाँ मिलेंगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर आप ई-बुक्स और ई-नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो रहा आज का हमारा वीडियो, और फटाफट देखकर कविता समझकर रेडी रहिए, ताकि अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे अपनी बुक में दिए गए NCERT जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।